आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है? अमूमन दो टर्म इस्तेमाल होती हैं असेसमेंट में, असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग से मुराद ये कि जो हमने लर्निंग की हुई है हम उसकी असेसमेंट करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे हम साल के बाद, एक सेमेस्टर या टर्म के बाद जो इम्तहान लेते हैं उसको हम आमतौर पे समेटिव असेसमेंट यानी असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहते हैं। लेकिन एक असेसमेंट वो है जो एक टीचर क्लासरूम के अंदर लेता है, चाहे वो सवाल की शक्ल में हो, चाहे वो ऑब्जर्वेशन की शक्ल में हो, किसी असाइनमेंट, प्रोजेक्ट या और इस किस्म की चीज के हवाले से। तो ऐसी असेसमेंट जो कि लर्निंग के लिए यानी लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है उसमें हमारा मकसद क्या है? हमारे इसमें दो मकासद है। एक मकसद तो ये कि बच्चे की जो भी प्रोग्रेस है, जो लर्निंग हो रही है, उसको कंटिन्यूअसली मुसलसल मॉनिटर किया जाए, जांचा जाए, परखा जाए, देखा जाए। और जब हम देखेंगे तो यकीनन उसके बारे में बच्चे को गाइड किया जा सकता है कि भाई आपकी लर्निंग किस स्टेज पे है और आप किस तरह इसको बेहतर बना सकते हैं। आप कौन से काम अच्छे करें, यानी आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है और आपकी वीकनेसेस क्या, आपकी खामियां क्या है। अगर आप क्या करेंगे, ये आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, इनको आप बेहतर करते जाएंगे तो इसका मतलब ये कि ये आपकी ऐसी हैबिट्स बन जाएंगी जो आपको कभी भी भूलेंगे नहीं और ये आपको बहुत फायदा देंगे। लेकिन ये याद रखिएगा, आपको जब भी डबोना है वो आपकी मिस्टेक्स नहीं है, वो आपकी वीकनेसेस नहीं है। तो बच्चे आपने क्या करना है, इनको बेहतर बनाना। इनको कह देना इससे बेहतर नहीं बनेंगी। टीचर को क्या करना है, या एक वाले यानी वालिदैन में से किसी को, या और कोई भी उस्ताद या किसी भी हवाले से हम किसी की कोचिंग या सुपरविजन करें, हमें उन जो मिस्टेक्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने, निशानदेही करनी। और फिर ये नहीं कि निशानदेही कर देनी, फिर उसकी क्या करनी है, बेहतरी के लिए सॉल्यूशंस देखने। एक सॉल्यूशन है, दूसरा सॉल्यूशन है, तीसरा सॉल्यूशन है, चौथा सॉल्यूशन। और फिर बच्चे को उस पर प्रैक्टिस करवाते जाना है, करवाते जाना। याद रखिएगा, अगर तो हम इस तरह से कर रहे हैं तो इसका मतलब हम बच्चे को फॉर्मेट कर रहे हैं, डेकोरेट कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं, रिफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अगर हमने सिर्फ उसे बता दिया और छोड़ दिया तो ये मंजिल तक हमने उसे पहुंचने में मदद नहीं की। हमें क्या करना है, निशानदेही करना है, बच्चे आप गलत रास्ते पर हैं, आपकी जो डेस्टिनेशन है वो ये होनी चाहिए। और इसके लिए क्या करना है, उसके साथ साथ मूव करना है, चलना है, जब तक वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाता, यानी जब तक उसकी मिस्टेक दूर नहीं हो जाती, जब तक वो उसकी खामी दूर नहीं हो जाती, हमने उसके साथ साथ रहना है और प्रैक्टिस करवाते रहना। ये है फॉर्मेशन। दूसरी जो चीज हम देखते हैं इस मामले में, इसमें एक और चीज क्या होगी, ये तो स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव में इसका फायदा ये होगा कि टीचर को भी पता चलता जाएगा। स्टूडेंट्स सवाल करेंगे, जवाब देगा, फीडबैक मिलेगा। तो ये जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, इससे पता चलता जाएगा कि मेरे बच्चों को जो लेसन में पढ़ा रहा हूँ वो कितना समझ आ रहा है, मेरी जो सुपरविजन है, मेरी जो रिसर्च है, उसका इम्पैक्ट बच्चों पे क्या हो रहा है। तो इसका मतलब चाहे मैं लेसन दे रहा हूँ, चाहे मैं कोई रिसर्च प्रोजेक्ट सुपरवाइज कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये कि हमें भी फीडबैक मिलता जा रहा है। तो एक तरफ तो ये मॉनिटरिंग है, स्टूडेंट वर्क की, और दूसरी तरफ हमें अपना जो काम है उसके बारे में भी देखना है, उसको रिव्यू करना है, उसको चेक करना है कि हम उसको किस तरह बेहतर बना सकते हैं। यही बात है कि टीचर भी इससे लर्न करता है और स्टूडेंट भी लर्न करता है।
और ये जो कुछ मामला है, ये हमारे स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज हो, कोई भी जगह है, यानी कोई तालीमी इदारे हैं, वहां पे इस चीज की बड़ी शिद्दत से कमी महसूस होती है। इसलिए कि हमारा एक अमूमी सा रवैया है कि अच्छा जी ठीक है, मैंने ये टिक कर दिया, मैंने ये मार्क कर दिया, मैंने ये सही और गलत की निशानदेही कर दी, मेरा तो बस ये काम। देखिए टीचिंग ये नहीं है। टीचिंग नाम ही ये कि आपने कंटेंट बच्चे को तक पहुंचाना है, यानी पैगाम पहुंचाना है, कंटेंट डिलीवर करना है, और फिर ये भी देखना है क्या वो वाकई कंटेंट डिलीवर हो चुका है, यानी उसको इसकी समझ आ गई है। ये जो समझ आने वाली बात है, ये असेसमेंट है, ये इवेल्युएशन है, ये एग्जाम है। तो एक तो ये कि हम टर्म के या साल के एंड पे क्या करेंगे, असेस करेंगे, और एक ये कि हम क्या करेंगे, वो जो लेसन या वो जो टॉपिक है या वो जो कंटेंट पैगाम है, वो उसी वक्त देख लेंगे कि मेरे बच्चे को कितना उसका पता चल गया। हम क्या करते हैं आमतौर पे टीचर्स, जो भी काम कर रहे हो, सबसे पहला काम ये कि क्लासरूम के अंदर ऑब्जर्वेशन करें, वॉक अराउंड द इन द क्लासरूम। आप क्लास में घूमेंगे, चलेंगे, आपको पता चल जाएगा बच्चे क्या काम करें, उनका काम देखें। अगर मुनासिब हो तो उनके काम को क्या करें, अभी टू अर्ली जज ना करें, उनको इनकरेज करें। अगर कहीं पे किसी की कोई मिस्टेक है, उसको गाइड करें, इंप्रूव करें। ये जो हमारा इनकरेजमेंट का एटीट्यूड है, इसको लाजमी तौर पे फॉर्मेशन में होना चाहिए। और असिस्ट करने वाला, मैं आपकी किस तरह हेल्प कर सकता हूँ, इसको इस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, ये भी बनाया जा सकता है, लेकिन इसकी और कोई पॉसिबिलिटी सोचो। तो ये जो तरीका है, इससे हमारे बच्चों का जहन भी खुलेगा, उनमें एतमाद भी आएगा, और वो क्या करेंगे, इसको बेहतर अंदाज में करते भी जाएंगे। सो हमारा जो मकसद फॉर्मेटिव असेसमेंट में, वो सबसे पहली चीज स्टूडेंट की जितनी भी लर्निंग है उसको मॉनिटर करना कंटिन्यूसली, और जहां पे जरूरत महसूस हो उसको गाइड करना, काउंसिल करना, और उसको असिस्ट करना, ताकि वो अपनी मिस्टेक्स को दूर कर ले। और दूसरा, टीचर के लिए ये होगा कि वो क्या करेगा, उसको समझेगा, अपने लेसन को, अपने कंटेंट को, और देखेगा कि उसके डिलीवर करने में कौन कौन सी मुश्किल आई, कौन कौन सी खामियां रहेगी। स्टूडेंट से फीडबैक लेगा, खुद से वो रिफ्लेक्ट करेगा, सेल्फ असेस करेगा। देखिए यही तो बात है कि जब तक हम रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, हमारी चीज बेहतर नहीं होगी। और हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी कर दें, ऐसा नहीं कि टीचिंग के अंदर ये कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल है। तो हमें ये रिव्यू करते रहना चाहिए, और रिफ्लेक्शन हमारी अपने भी, ग्रुप में भी, और जो हमारी ऑडियंस है यानी लर्नर्स है, उनसे भी क्या करना चाहिए, फीडबैक लेते रहना चाहिए। लेकिन सवाल तो ये कि हम ये जो काम करते हैं, ये किन किन तरीकों से करते हो। देखिए को पहले से सेट ऐसे उसूल नहीं कि आपने ये टूल या टेक्निक्स फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए इस्तेमाल करें। आपको जो भी उस वक्त ज़हन में आता है कि इससे ये मैं बच्चों को गाइड कर सकता हूँ, असेस कर सकता हूँ, तो आप वो काम उस टॉपिक के मुतलका कर लें। एक तो बेहतर ये कि आप प्लान करके जाएं, लेसन को प्लान करेंगे, टॉपिक को प्रिपेयर करेंगे, तो आपको सोचने का मौका मिल जाएगा। लेकिन ऑब्जर्व, लेकिन एट द डिलीवरी टाइम, जो लेसन डिलीवर करने के वक्त, अगर आपको कोई चीज जो भी याद आएगी, वो मुनासिब इस्तेमाल कर ले। इसमें ऑब्जर्वेशन सबसे कीन है कि टीचर को मुसलसल स्टूडेंट का काम ऑब्जर्व करना चाहिए और निशानदेही करनी चाहिए, और फिर उनके साथ साथ मुसलसल जो इम्प्रूवमेंट प्लान है उसको साथ लेके चलना चाहिए जब तक वो हामिल नहीं हो। चाहे वो रीडिंग की है, चाहे वो कंप्रिहेंशन की है, चाहे वो लिसनिंग की है, चाहे वो स्पीकिंग की है, राइटिंग की है, चाहे वो ये जो हमारी राइटिंग स्किल है, यानी खुशखती जिसे हम कहते हैं, उसके हवाले से, मेमोराइजेशन, किसी भी चीज के हवाले से जो भी चीज है उसे पकड़े, और फिर उसकी जब तक तस्हीह नहीं होती उस वक्त उसके साथ चलते जाए। आप इसके हवाले से क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। यानी क्वेश्चनिंग एक ऐसी टेक्निक है जो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा होती है। अगर देखा जाए हमारे आम लेक्चर्स में या इसबाक में, जो सबसे ज्यादा टेक्निक इस्तेमाल करते हैं वो हमें यही क्वेश्चनिंग करते हैं। लेकिन हमें इसको और भी इम्प्रूव करने की जरूरत है, इसलिए कि सवाल ऐसा हो जो सीधी सीधी मालूमात नहीं,
वो ट्रिकी भी होनी चाहिए, वो डिफिकल्ट भी होने चाहिए, वो एनकरेजिंग भी होने चाहिए, वो डिस्करेजिंग नहीं होनी चाहिए। वो समरी उसमें पूछे, भाई एक टाइटल दो इसको, इसमें से जो चीज आपको समझ आई उसको समराइज करो, इसमें से जो चीजें आपको समझ नहीं उनको आइडेंटिफाई करो, उनको सवाल बनाओ, पूछो। और ये भी हो सकता है कि आप अपने जो पीयर्स हैं उनके साथ शेयर भी करते जाए। तो इसका मतलब ये कि इस किस्म की टेक्निक्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कॉन्सेप्ट मैपिंग बहुत ज्यादा टेक्निक इस्तेमाल होती है कि हम एक कॉन्सेप्ट के हवाले से कीवर्ड्स इस्तेमाल करते हैं और उसको डायग्राम की शक्ल में जोड़ते जाते हैं, एसोसिएट करते जाते हैं। तो मिसाल के तौर पे वाटर है, वाटर किनको जरूरत है कि भाई एनिमल्स को जरूरत है, ह्यूमन में क्या है जी, एनिमल में क्या है। इस तरह डिटेल आप चलाते जाएंगे, आपकी चलती जाएगी। सो कॉन्सेप्ट मैपिंग बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है जब आपको बिल्कुल क्लू का अंदाजा नहीं कि इसके बारे में क्या है। तो की वर्ड्स ले लें, एक एक लफ्ज लें और अपना ये डायग्राम से बनाते जाए, आपको खुद ही अंदाजा होता जाएगा। इसके अलावा हम आमतौर पे क्या करते हैं, बच्चों को कहते हैं कि आपने को रीडिंग की, को टेक्स्ट पढ़ा है, इसकी समरी बनाएं। वो चाहे एक वर्ड में, वो चाहे एक सेंटेंस में, वो चाहे एक पैराग्राफ में, वो चाहे एक ऐसे की शक्ल में, जो भी हो। लेकिन अगर मुख्तसर हो तो वो 1 मिनट समरी भी हो सकती है, और इसी तरह वो 1 मिनट का सवाल भी हो सकता है, ताकि आप 1 से 2 मिनट में उसका फौरी तौर पे जवाब दे सके। इसके अलावा क्विज़ेस जो हमारे यहाँ एक और बहुत ज्यादा टेक्निक इस्तेमाल होती है, तो क्विज़ेस आप रख लें, वो चाहे ओरल रखें, रिटन, आमतौर पे हम ओरल बहुत ज्यादा काम करते हैं, तो वो उस किस्म के, और वो चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो और वो चाहे एमसीक्यू टाइप एक किस्म के सवाल क्विज़ेस वगैरह में हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हमें क्या करनी चाहिए, एनालॉजीज देनी चाहिए, मिसालें देनी चाहिए कि ये चीज किससे सिमिलर है और क्यों, यानी इस लाइक व्हाट एंड बिकॉज, इसकी क्या वजह है कि ये उससे मिलती जुलती है। अगर कोई यानी किताब है, कोई शेप है, तो हम उसके हवाले से ये शेप किससे मिलती जुलती है और क्यों, यानी आप उसकी प्रॉपर्टीज के हवाले से यानी बात कर सकते हैं। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, हम अमूमन बच्चों को भी थोड़ी देर अगर टाइम दें कि वो सेल्फ असेस कर सके अपनी प्रोग्रेस को, अपने काम को, ताकि वो देखे मैंने काम किस तरह किया, मैं इस वक्त क्या कर रहा हूँ, यानी एनालाइज करे और अपनी प्रोग्रेस को देखे, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स डिफाइन करे कि और मुझे क्या करना होगा बेहतर बनाने के लिए। तो ये जो स्टूडेंट की पर्सनल सेल्फ असेसमेंट है ना, ये उनकी अपनी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है और हमें इस तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इसी तरह के पहले जब हम कॉन्सेप्ट मैपिंग की बात करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग है, ब्रेन राइटिंग है, जिसमें हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा बम्बार्डमेंट कर देते हैं सवालात की, आइडियाज की, कॉन्सेप्ट की, और फिर क्या करते हैं उनके बारे में, उनके सॉल्यूशंस या आंसर्स वगैरह भी ढूंढते हैं। और वो चाहे हम ओरल रखें, ओरल होगी तो आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग चलती जाएगी, और अगर उसी को इन राइटिंग फॉर्म में लें तो हमारी ब्रेन राइटिंग हो जाएगी। इसी के अलावा आप क्या कर सकते हैं, पेयर की शक्ल में काम कर सकते हैं। आप बच्चों को सोचने का टाइम दें, थिंक पेयर शेयर, यानी वो सोचें, फिर उसके बाद अपने कुलीग के साथ शेयर करें, एक पेयर सा बन जाए, और उनसे शेयर करें कि भाई हमने क्या काम किया, क्या आइडिया सोचा, क्या प्रॉब्लम है, इसकी समरी क्या है, इसका क्वेश्चंस क्या है, हम इसको किस तरह एलेबोरेट कर सकते हैं या काम कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को पोर्टफोलियोस दे सकते हैं, एक पूरा का पूरा को टास्क दे सकते हैं, जिसके बारे में उनकी जितनी भी वर्किंग है वो क्या कर सकते हैं, इकट्ठी कर सकते हैं एज अ कलेक्शन, और फिर ओवर द पीरियड हम बता सकते हैं कि इतने पीरियड में इस बच्चे ने ये काम किया, तो हमें उनका वर्क नजर आ जाएगा। ये भी एक तरीका है। और इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, कोई और टेक्निक जो आपको बेहतर लगती हो, जो जहन में उस वक्त आती है, वो जरूर इस्तेमाल करें, लेकिन फॉर्मेटिक असेसमेंट बहुत ज्यादा जरूरी, फॉर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी, इसी से लर्निंग इम्प्रूव